इधर देखो, अपना टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण, ये पढ़ रहे थे। अम्ल, क्षार और, अब देखो अम्लों और क्षारकों के बीच में कुछ एक रिएक्शन होती है ना, तब क्या बनता है? लवण। यानी अम्ल और क्षार की दोनों को मैंने बताया था आपस में एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती, सिर्फ चालकता को छोड़कर। अम्ल स्वाद में कैसे खट्टे, क्षार कैसे है? अम्ल है वो विद्युत के सुचालक है, क्षार भी विद्युत के सुचालक है, एक गुण मिलता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, और क्षार लाल को क्या करते हैं? अम्ल मैथिल ऑरेंज को कैसा करते हैं? लाल। और क्षार कैसा करते हैं? अम्लों का पीएच मान और क्षारकों का, मतलब इन दोनों की आपस में चालकता को छोड़कर कहीं भी नहीं बनती है। और जिनकी कभी भी कुछ नहीं बनती है उनको अगर मिला दिया जाए तो वो कुछ नया ही बनाते हैं। ये भी खास बात है ना। अब तो नया बनाते हैं वो आइटम क्या है? लवण है। इधर देखो, हेडिंग डालो लवण, फिर पीएच स्केल पढ़ेगी। इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। जैसे नमक है ना, वो एक लवण है, साल्ट है एक। साल्ट बोल दो, लवण बोल दो, एक ही बात है ना। उदासीन नहीं होता लवण, उदासीन भी हो सकते हैं लवण, अम्लीय भी हो सकते हैं लवण, क्षारीय भी हो सकते हैं। अम्लीय लवण भी होते हैं, क्षारीय लवण भी होते हैं, उदासीन लवण भी। उदासीन पे शुद्ध जल होता है ना, वो उदासीन है। नमक है, उसको हम उदासीन में मान लेते हैं। नमक का पीएच मान कितना है? 7। नमक किससे मिलता है? पानी से। भूल जाओ तो याद रखना, पानी किसके अंदर होगा? समुद्र महासागर के अंदर। तो कहते हैं ना 7 समुद्र पीछे में तेरे पीछे पीछे आगे, वो होता है ना कचरा सा, बस। तो 7 समुद्र पीछे तेरे पीछे पीछे आगे, वो दोनों में पीएच मान आपको याद हो जाएंगे। 7 समुद्र बोला तो समुद्र के अंदर नमक होता है, तो नमक का पीएच मान भी 7 है। समुद्र के अंदर पानी है, पानी का पीएच मान भी क्या है? 7 है। आगे पढ़ेंगे सब कुछ, सारी चीजें। अब लवण कैसे बनता है? देखो, अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे ना, पहले समझ लो कि अभिक्रिया है। 9th-10th में टॉपिक आता था आपके रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, नाम याद आ रहा होगा। उसमें आप यूं पढ़ते थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, नाम याद है? ऐसे ऐसी अभिक्रिया है ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के अपने अपने गुण खो देते हैं। कैसे गुण? अम्ल खो देगा खट्टेपन का, क्षार खो देगा कड़वेपन का। तो खट्टा कड़वा दोनों मिलकर के अपने आप हो जाएंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन। और उदासीन होकर क्या बनाएंगे? एक तो बनेगा लवण, प्लस में बनेगा पानी। और लवण का संबंध पानी से अभी बताया था मैंने। समुद्र के अंदर नमक होता है ना, तरीका बता दिया मैंने आपको भी याद करने का। बाकी कैसे भी याद रखो, फिर भी आपको जैसे याद रहे अच्छी बात है। लवण और जल, शब्दों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पीएच स्केल में ट्रिक कुछ ऐसी है, उन पे ध्यान नहीं देना है, पीएच मान पे ध्यान देना है, वो याद रखनी है। पेपर में पूछेंगे आपसे, तो आपसे क्या पूछेंगे? देखो मैंने क्या बोला, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के अपने अपने गुण खो देते हैं, उदासीन होकर लवण और जल बनाते हैं। इसीलिए अभिक्रिया का नाम पड़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, अम्लों और क्षारकों के बीच में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन से घटक भाग लेते हैं? अम्ल और लवण। ऑप्शन है अम्ल और लवण, क्षार और लवण, अम्ल और मूलक, अम्ल तथा क्षार। उत्तर क्या होगा? वापस बोल रहा हूं, अम्ल तथा क्षार मिलकर के दोनों अपने अपने गुण खो देते हैं, उदासीन होकर लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार पेपर में पिछली बार जो तुम्हारा एग्जाम था ना जीडी का, उसमें क्वेश्चन आया था कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? क्या उत्पाद बन रहा है? देखो अम्ल और क्षार दोनों मिले तो उत्पाद क्या बन रहा है? अब आप सोचोगे सर किस अम्ल को मिलाएं, किस क्षार को मिलाएं, कौन सा लवण बनेगा? हमें तो याद नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, पानी का सूत्र सबको आता है, पानी का फॉर्मूला सबको पता है। मैंने कोई अम्ल लिया, देखो उदाहरण बता रहा हूं, ये कोई अम्ल है, सीधी बात है, H आए तो अम्ल है,
पहचान बताई थी, क्षार आएंगे तो क्या आएगा, OH आएगा, है ना। ये मैं कोई क्षार लिया मैंने, ये कास्टिक सोडा है, सबसे खतरनाक क्षार। हाँ, अम्लीय वर्षा कब होती है पढ़ेंगे पीएच मान में, पर आपने बीच में पूछ लिया इसलिए हम बीच में बता देंगे, बाद में मेरे याद ना रहेगा। जब वर्षा जल है ना, पानी होता है ना, उसका पीएच मान होता है 7। अभी बताया मैंने, इससे ही बनती है अम्लीय वर्षा। तरीका बताया था, 7 समुद्र पीछे में तेरे आगे। आओ कोई कोई आजकल नेरी कौन टपी जाए, ठीक है, बीत माती मुश्किल चला है काम, बाकी वाह हुआ कोई सिस्टम। तो 7 से पीएच मान क्या होगा, अगर बारिश हो रही है, हम क्या करें, श्वसन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बहुत सारे ईंधन जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, प्रदूषण हमें फैला रहे हैं, क्योंकि मनुष्य नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इतने मतलब इस बारे में बताता नहीं हूं। खतरनाक है इंसान। दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता कौन है, खतरनाक जानवर कौन है, मनुष्य। शेर नहीं है, वो इतना खतरनाक है, शेर को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है, एक जानवर ही है मनुष्य एक प्रकार का। तो ये बहुत प्रकार के प्रदूषण करेगा, तो वायुमंडल में क्या आएगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर बारिश हो रही है, वर्षा के अंदर सल्फर के घटक या नाइट्रोजन के घटक मिल जाए, तो इसका पीएच मान गिरना चालू हो जाएगा। प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से चिमनियां वगैरह होती है, यहां पे लगभग मिलता है। पीएच मान आ जाएगा पानी का कितना, 5.5 से 5.6 के बीच। इस समय होने वाली वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। ये फसलों के लिए घातक होती है। पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपके सामने लिखा हुआ है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन है, ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, पीएच मान लिखूंगा सारे, अभी इधर ध्यान दो। तो ये अम्ल मैंने क्या बोला, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनाएंगे। अब आपको नहीं पता कि कौन सा लवण बनेगा। अब लवण भी 3 प्रकार के हैं, अम्लीय लवण होंगे, क्षारीय लवण भी होंगे, उदासीन लवण भी होंगे। आपको उतना उन पर ध्यान नहीं देना है। सूत्र आपको नहीं आता, कईयों को आता कि सर फॉर्मूले नहीं आते, बाकी हम सब याद कर ले, कोई बात नहीं। इतना पता है क्या बनेगा, लवण और पहले जल बना दो, ये जल बन गया, ये तो सबको आता है। आपको ऐसा तो नहीं जिसको पानी का सूत्र पता नहीं है, याद होगा H2O। H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गए। देखो ये हाइड्रोजन गई, ये हाइड्रोजन गई, 2 हो गई खत्म, 1 ऑक्सीजन और गई, क्या बचा पीछे, ये बना लवण। कौन सा लवण बना, साधारण नमक या फिर खाने वाला नमक या श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ, ये लवण है एक। और प्रकृति का प्रथम लवण कभी पूछे नमक ही है, बाकी और लवण आएंगे। जैसे और बनाते हैं लवण, कैसे बनते, देखो ये अम्ल ना लूं या अम्ल में यही ले लूं, क्षार बदल दूं, ये ले मैंने कपड़े धोने वाली साबुन, याद आ रहा है, कास्टिक पोटास, ये लिया तो क्या बना, लवण बनेगा। हमें नहीं पता कौन सा बनेगा, तो ये तो पक्का पता है ना, साथ में क्या बनेगा, पहले पानी बना दो, फिर लवण अपने आप मिल जाएगा। कैसे, ये हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, क्या बचा, ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड, ये लवण है। ऐसे बनाने लवण। अब सूत्र याद नहीं होते कोई बात नहीं, पर पानी का तो याद ही होगा ना। पानी को काट कर जो अड़गा बड़गा बचे उसको लिख दो, वही लवण है। अब ऐसे और लेते, मैं ये ना अम्ल नहीं ले रहा, मैंने लिया ये नाइट्रिक अम्ल लिया, याद आ रहा है एक बार एजिया वाला, जोड़ चढ़ाता नहीं वो, यहां पे मैंने लिया इसके साथ ये अम्ल मैंने चेंज किया, क्षार मैंने वही रख लिया। क्षार भी चेंज कर सकते हो और बहुत सारे क्षार है, आपका जो मन करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, आप कोई भी ले लो। यहां से सिंपल सी बात है, लवण बनेगा। कौन सा बनेगा नहीं पता, ये तो पक्का पता है क्या बनेगा, पानी काट दो, क्या बचा, Na, N2 कहां पे है मूर्खो, Na सोडियम है, पीछे बचा NO3, जोड़ दो। अब आप बोलोगे पहले इसको लिखूं तो पहले इसको लिखूं, पहले धातु आएगी, ये धातु है सारी, देखो ये धातु, ये धातु, ये धातु, पहले धातु, बाद में क्या बता NO3। ये मैंने सिखाया था चिल्ली साल्ट पीटर, याद आ रहा है, इसकी खोज सोडियम धातु में पढ़ाया था, इसकी खोज चिली और पैरों ने मिलकर की थी, चिली साल्ट पीटर कहते हैं। तो लवण कैसे बनते हैं, याद नहीं होते कोई बात नहीं, पानी का सूत्र पता है, जो बच गया काट के लिख दो। कैसे लिखना है, पहले धातु, जो बच गया बाद में लिख दो, सारे के सारे लवण बन जाएंगे। अब इसमें कुछ लवण अम्लीय है, कुछ क्षारीय है, कुछ उदासीन भी है, ठीक है, वो अलग अलग पढ़ेंगे अपने। तो लिखो लवण, जो मैंने लिखा है वो अभिक्रिया उतार दो। तो अम्लों और क्षारकों के परस्पर सुगमन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर के किस विलयन का निर्माण करते हैं,
अम्ल और क्षार मिलकर परस्पर क्या बनाते हैं? लवण और जल। ये लवण तो हेडिंग डाल लो, उदाहरण कुछ लिखना चाहो तो एक दो लिख लो, कुछ नया लिखते हैं। मैंने लिखा ही H2SO4। या आपने सिरका लेते, सिरका साथ में अभी आपने काम भी आएगा। एस्टिक अम्ल है ना, इसके साथ मिलाते हैं अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा आगे? लवण बनेगा। कौन सा बनेगा नहीं पता, तो पानी तो बनेगा, तो पक्का पता है। पहले पानी बना दो। पानी बनाया तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 गई, ये हाइड्रोजन गई, ये हाइड्रोजन गई, ये ऑक्सीजन गई, ये ऑक्सीजन गई। क्या बचा यहां पे? खाली बता धातु Na। पीछे क्या बचा? CH3COO, CH3COO, सोडियम एसीटेट बन गया, लवण है। अब आपको क्या करना है, कौन सा लवण है? आपको सिंपल इतना है, फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला निकालो। देखो ये हाइड्रोजन गया ना, ये हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, धातु बच गई कौन सी? सोडियम में लिख दी। पीछे क्या बचा? CH3COO। ये नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। सोडियम एसीटेट बन गया, ये क्या? लवण है। तो लवण के सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस पानी बना दो, जो बचे पहले धातु, जो बच गया बाद में लिख दो सारा का सारा। ये सिंपल तरीका है। अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? देखो हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। होते क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों मिल गए और कुछ नया बन गया, वो कहलाएगा लवण। अब इनका भी होता है पीएच मान, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि दूध का पीएच मान कितना है, शराब का पीएच मान कितना है, रक्त का पीएच मान कितना है, लार का पीएच मान कितना है, पानी का पीएच मान कितना, टमाटर कितना है, नींबू कितना है, कास्टिक सोडा का कितना है, ऐसे पीएच मान आते हैं। ये पीएच मान क्या होता है तो अपने पढ़ना है पीएच स्केल। पीएच स्केल इसको चार्जिंग पे डाल के हो यार, हिलाना मत, वीडियो अपलोड हो रहा है, बस यही रहने दो, सीधा चार्जिंग पे डालो अंदर। इधर देखो हेडिंग डालो अब पीएच स्केल, बस लास्ट बचा ये टॉपिक खत्म। उसके बाद अभी के लिए आ जाएगी जो आप 10th में पढ़ के आए हो वही सेम। अब इसी के अंदर अपना पार्ट आएगा पीएच स्केल। चार तो करवाई दिए पूरे, पीएच स्केल। अब वो सारे आ जाएंगे इसमें, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वर्षा जल, समुद्री जल, अम्लीय वर्षा, संक्षारित दांत। दांत पीले हो जाते हैं ना, आप ये नागौर कुचामन इस साइड में जाओगे ना, वहां पे पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है, वहां आप रहोगे, वहां आप नहाओगे ना, तो आपको जेल लगाने की जरूरत नहीं है, जेजीबी बन जाओगे, बाल खड़े हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जेजीबी आप थे ही हो, जेल की जरूरत कौन पड़े। आप नहा भी लोगे ना, बाद में त्वचा जो रगड़ोगे ना, ऐसे वो पानी का सोरा बाहर उतरेगा, ऐसा लगेगा मेल निकल रहा है, वो मेल नहीं है। वहां पर खारे पानी से आप है ना अगर नहाओगे तो आप कपड़े धोने नहाने वाली साबुन से नहा नहीं सकते हो, आपको शैम्पू से नहाना पड़ेगा, है ना। कोई है क्या ऐसा भुगत भोगी, है ना, शैम्पू से नहाना पड़ता है वहां पे। ये मेरी बात सही है क्या? सही होगा बाबू, हम 18 महीने पढ़ा के हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, वहां पे शैम्पू से नहाना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी दो प्रकार का होता है, एक तनु होता है, एक शांत होता है। साबुन और हाँ मृदु जल, कठोर जल, कुएं को पानी हुआ नहीं, कुएं पर कभी मोटर पर थे नहा लियो, खेत में नहाने के बाद पानी तो मस्त दिखेगा आपको, एकदम शानदार पारदर्शी। नहाने के बाद यूं रगड़ोगे ना तो त्वचा से ऐसा कुछ निकलेगा, सोरा निकलेगा, आपको लगेगा मेल उतर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि साबुन है ना, पानी दो प्रकार, कठोर है एक मृदु है। नहाने वाली साबुन और कपड़े धोने वाली साबुन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मृदु जल के साथ झाग देती है। मृदु जल को मतलब है नेरड़ पानी, सामान्य अपने एरिया में। वो वाला पानी जो है वो होता है कठोर जल, जिसके अंदर कैल्शियम, सोडियम और हाइड्रोजन की अशुद्धियां पाई जाती है, इसलिए वो पानी है ना साबुन के साथ घुलता नहीं है। तो वो किसके साथ घुलेगा? डिटर्जेंट के साथ। अपमार्जक कौन है? शैम्पू। शैम्पू से नहाना पड़ेगा, बालों में तो लगाने पड़ेगा, पूरी बॉडी पे शैम्पू, तो पानी उतर जाएगा। वरना कैंपर मंगवाओ 20 रुपए का, एक पीने का, 2 कैंपर नहाने के लिए मंगवा लो अलग से, आता है ना। हाँ, तो वो चीज है। अब वो सारी चीज क्या होती है, यहां से आती है। वो देखो कैसे होता है ये, इधर देखो पीएच स्केल। पहली बात, पूरा नाम इसको आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या। पोटेंशियल आता है ना विभव, विद्युत धारा के अंदर,
पोटेंशियल बोलो पावर बोलो एक ही बात है। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं पीएच स्केल का पूरा नाम क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोलोगे तो आप कहोगे इसे हाइड्रोजन। हाँ सांद्रता बोल दो एक ही बात है, ऊर्जा बोल दो, शक्ति बोल दो, विभव बोल दो, सब पावर को डिनोट करते हैं। कहते हो ना ट्रैक्टर कितना हॉर्स पावर को है, कहते हो ना बैटरी कितना हॉर्स पावर की है, ऐसा कहते हो ना, वो हो गया पावर ही तो है, ऊर्जा है, शक्ति है उसकी, एक ही बात है। हिंदी में बोलोगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या आप बोल दो ऊर्जा, या बोल दो शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, सांद्रता, ऊर्जा बोल दो। हाइड्रोजन आयन क्यों नाम लिया, अम्लों के अंदर हाइड्रोजन होता है, ऐसे अम्ल जो लिखे थे मैंने याद करो, HCl, HNO3, CH3, C सब में HCH आ रहा है, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा अम्ल उतना शक्तिशाली होगा, हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्षार बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की ऊर्जा, शक्ति या सांद्रता क्या कहलाती है, पीएच स्केल कहलाती है। रही बात ये पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था, कई जगह पे सोरेंस लिखा हुआ है, कई जगह पे ऐसे भी लिखा हो तो सोरेंसन, कोई बड़ी बात नहीं है, या सोरेंस बोलो सोरेंसन एक ही नाम है। जैसे केमिस्ट्री में नाम है ना थोड़े थोड़े मतलब आगे पीछे, जैसे थॉमसन है ना, थॉमसन, उसी को थॉमसन, उसी को थॉमसन, ऐसे सोरेंस बोलो या सोरेंसन बोलो। निर्माण कब किया था, 1909 के अंदर पीएच स्केल का निर्माण किया गया था। पीएच स्केल का निर्माण किया गया था 1909 में, किसने बनाया, सोरेंस। कहां का वैज्ञानिक था, ये वैज्ञानिक था जर्मन। कहां का था, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ एलडीसी में, पिछले एग्जाम में, क्या थोड़ा सा क्वेश्चन तो नॉर्मल था पर लोगों को समझ नहीं आया, क्वेश्चन बहुत छोटा था, क्वेश्चन इतना था पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, बस। तो पावर कहते हैं ना, अपने कहते हैं कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, जर्मन के अंदर वर्ड अलग है, पावर नहीं कहते। अपने जिसको पावर बोलते तो इंग्लिश में, जैसे तुम्हारी इंग्लिश आती है, तुम लोग मोबाइल के अंदर लैंग्वेज चेंज करते हो ना, लिखा होता है यूके है ना, इंग्लिश में भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं अलग अलग प्रकार के, कौन से वाली सिलेक्ट करनी है। जर्मन में पावर को पावर नहीं कहते, पुशांस कहते हैं। तो हम आपा कहते हैं ना बागड़ी में कितो जोर है तेरम, तो पूरी दुनिया में जोर ही कह के नहीं कहते, हमारी क्षेत्रीय भाषा है जोर कहते हैं, जोर का मतलब पावर भी है शक्ति भी है। ऐसे जर्मन में हम जैसे कहते हैं ना कितना जोर है तेरे में, वहां उसको पुशांस कहते हैं। तो पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, पी किसका सूचक है, उत्तर होगा पुशांस। और पुशांस का मतलब होता है पावर, ऊर्जा, शक्ति, बागड़ी में बोले तो जोर। पी सूचक इसका है, पुशांस का है। यह उत्तर था उस क्वेश्चन का, पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक, सारे नाम ही पैसे ही थे, ठीक है ना। तो पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है, तो आप कहोगे पुशांस का। पुशांस क्या है, तो पुशांस की थ्योरी लिखना चाहो लिख सकते हो। पुशांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊर्जा या शक्ति, बस इतनी सी बात है। पुशांस पीएच स्केल में, पुशांस पीएच स्केल में पी किसका सूचक है, पी का अर्थ क्या है, पुशांस, पुशांस क्या है, तो आप लिख लो पुशांस एक जर्मन शब्द है, बोला नहीं है, पुशांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, ऊर्जा, पावर, एक ही बात है, जिसका अर्थ है ऊर्जा या शक्ति। ठीक है, लगा दिया क्या उसको चार्जिंग पे। पुशांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है ऊर्जा, ऊर्जा लिख लो, शक्ति लिख लो, पावर लिख लो, एक ही बात है। ये तो थी पीएच स्केल की थ्योरी, इतिहास है। पीएच स्केल का पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोलो तो हाइड्रोजन आयन की ऊर्जा है शक्ति। पेपर में आ जाता है पीएच स्केल का अर्थ क्या है, नीचे लिखा होगा हाइड्रोजन आयन की ऊर्जा, सही है। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये भी सही है।
पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? सोरेंस, या कई जगह पे लिखा हुआ सोरेंसन। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, एक ही बंदा है। कब किया था? कहां पे? जर्मन। पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है? भूषांश का अर्थ क्या है? अब देखो, आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल में पीएच मान पढ़े होंगे, मोटे मोटे पहले पढ़ते हैं। 2-3 बार बोल चुका हूं, अगर पीएच स्केल में पीएच मान आए 0 से तो डाला गया विलयन होगा ना, वो अम्लीय होगा। अगर पीएच मान आया 7 से 14 के बीच तो कितना होगा? वो क्षारीय पदार्थ होगा। अगर ना आया 14, ना आया 0, मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट, लवण नहीं लिखते, सीधा उदासीन लिखेंगे। 0 से 14 का मिड पॉइंट क्या होगा? 7। पीएच मान नेट 7 आ गया तो होगा उदासीन। ठीक है, पेपर पूछ लेते हैं, वैसे तो पुराने हो गए क्वेश्चन, ये पर हो सकता है आ जाए कि अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 0 से, क्षारकों का पीएच मान 7 से 14 के बीच, और उदासीन विलयन का या उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है? अब पीएच स्केल जो होता है उसको आयताकार बॉक्स से दर्शा देते हैं अपने, जैसे ये अपना आयत बना हुआ ना, ये बोर्ड है, ये आयत एक प्रकार से ऐसे एक सिंबल से दर्शा देते हैं। कैसा बनता है पीएच स्केल? देखो, इतना नोट हो गया। चलो इसको रफ कर दो, याद आन दो। अब एक बार फिर लिखोगे पीएच स्केल, एक बार फिर हेडिंग डालोगे पीएच स्केल। मैं डायग्राम बना देता हूं पीएच स्केल में, और फिर अपने पीएच मान पढ़ेंगे। याद करवाने की कोशिश करूंगा कि पीएच मान किस तरीके से याद करने। बाकी आपको कोई अलग अच्छी ट्रिक आपके माइंड में आ रही हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बस याद रखना है अपने को आंसर से मतलब है, बस बात खत्म। इधर देखो, पीएच स्केल को यूं दर्शाते हैं, ये मैंने कोई आयताकार बॉक्स बना लिया, जैसे थर्मामीटर होता है ना, तापमान का मापन करने में क्या काम है? थर्मामीटर। आपको बुखार होगा, डॉक्टर देख के यूं हाथ को ऐसे पकड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, बोलेगा बुखार है, तो यूं तो नहीं कह सकते तेरे को 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तेरे को 105 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार नहीं बता सकते। कैसे? वो बोलेगा मुंह खोल, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, हीट कहां से आएगी? नाक से आएगी, मुंह खोलोगे सांस बाहर आएगा, वो बोलेगा जी उठा। एक स्केल सा होता है उसके पास, ऐसे मुंह में रख देता है, बोलते बंद कर, मुंह में डाल देगा, फिर बोल बंद कर, फिर बाहर निकालेगा, झटकाता है। ठीक है, उसके अंदर पारा भरा होता है, झटका देता है, क्योंकि हुआ है लाड़ू भर जाए, तो वो फिर वो साफ तो करने पड़े नहीं, क्योंकि और के मुंह में देना पड़ती बाद में बिन तो बाहर निकाले, फिर चेक करता है। उसमें पैमाना चेक करना लिखा होता है फ़ारेनहाइट, 70, 80, 90, 100, 110, 120, फिर वो पढ़ता है, फिर वो देखता है 107, 8 डिग्री, फिर बोलता है तेरे को बुखार बहुत ज्यादा है, फिर वो झटका के अपने बैग में डाल लेता है। क्यों? फिर आगे और जानो कहेंगे डैडी भाई तो काम ही हुई है ना, बस वो चेक करता है। क्या? जैसे ऐसे चेक कर रहे हैं, ऐसे आपकी बीपी चेक करते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो, यहां से आपकी ब्रेकियल धमनी बांधता है, यहां से यूं करके पट्टा देके एक बांध देता है ब्रेकियल, फिर यहाँ उसके पास एक भोंपू होता है हवा भरने के लिए, भोंपू समझते हो नहीं? अरे पोंपी गांव में कौन है? सब्जी वाला पोंपी, पोंपी आलू है, प्याज है, बस वो वही तो वो भरता है। बोगड़ी पोंपी के भैया भोंपू हुए वो, जैसे मंदिर के ऊपर नहीं लगा, बाल्टी को नहीं लगा, बाजा देगी भजन सुबह शाम चला, वो भोंपू ही हुए। परवल्य जिसका होता है ना, परवल्य घुमा हुआ, उसका नाम भोंपू ही होता है, चाहे मैथ में लो चाहे साइंस में लो। वो भोंपू से हवा भरता है, फिर यहां से ब्रेक के लिए प्रेशर पड़ेगा तो आपकी ब्रेक के लिए दबेगी, फिर वो देखता है कि इसका बीपी आ रही है 150, तो वो कहता है कि माता जी या जो भी बैठा है भाभी जी है ना, ये आपकी बीपी बढ़ती है, बीपी चेक कर दे, बोलेगा ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, टेस्ट करो थोड़ा, बताते हैं ना। वो क्या कर रहा है? वही तापमान इस स्केल के अंदर है। ऐसे आप इस स्केल जो है ना, डेटो को वैसा ही होगा, इसमें आप कोई विलयन डालोगे, इसके अंदर पाठ्यांक लिखे होंगे, यहां से पाठ्यांक शुरू होंगे 0, फिर चलते चलते लास्ट में कितने आएंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन, पीएच स्केल में पाठ्यांक कितने होते हैं? 14 नहीं, 0 से 14। मिड पॉइंट को डिवाइड कर देता हूं मैं, कितना? 7। जैसे यहां आया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आ गए। हीटिंग प्रोसेस, आप जो सांस लोगे, मुख बंद करो, हथेली नाक के आगे करो, बता रहा हूं, नाक के आगे करो, सांस छोड़ो, गर्म वायु आ रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आपका मुख खुला होगा ना,
तो श्वसन क्रियाविधि यहां से होगी। तो टेम्परेचर बॉडी का हीट है ना, वो मुख से मापा जाता है, तापमान यहां से मापा जाता है। शरीर के किस अंग का तापमान सबसे कम होता है, तो वो होता है टेस्टिस वृषण का, जहां पे शुक्राणु बनते हैं, है ना, ज्यादा मापा जाता है ना, वो हमारे इस एरिया का होता है, खोपड़ी का। इसलिए टेम्परेचर यहां निकलता है, आपकी बॉडी है वो कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, कितना हाइट हो रहा है, इसलिए ना सेम कैसे रखेंगे। ऊपर लाल ग्रंथि है, जब बंद होगी तो तलवे से एपिग्लोटिस से आएगी ध्वनि। नाक बंद होगा ना, आप नाक बंद करके खाना खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। कभी कोशिश करना, खा सकते हो? हाँ खोला का नहीं, हाँ सही बात, कोशिश कर लेना, खा सकते हो। रविया वो सामने रोटी खावे नहीं तो नाका मैंने ना शंगमान दूध दे दी, ठीक है, आप पकड़ लिया कू, अरे की खाब नहीं खा सकते। हर बात पे बहस मत किया, मैं कह रहा हूँ वो फाइनल है, नहीं है। अब ठीक है तो कुछ ठेके तो कहीं मास्टर में हूं मैं, कह जो तो है, बस बात खत्म। डाउट है तो चेक करना, नाक बंद करना पूरा अपना, फिर खाना खाना। जो आप जब नाक बंद करोगे, आपका कारण क्या है? टेम्परेचर नाक से बाहर, गर्म वायु बाहर आ रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपका नाक और मुख है ना, गले में एक ही जगह मिलता है, पाचन में अच्छे से पढ़ाया था। नाक है ना, ये जाएगा ना तलवे में, मुख है एक ही जगह मिल जाएगा आपके। आप मुख खोल के देखना, ऊपर एक छिद्र है। उदाहरण मैंने याद भी करवाया था, याद आ रहा हो किसी को? भयंकर कई बार उल्टी वगैरह आती है ना आपको, खतरनाक। आपस में बैठे हो जेंटलमैन बन के, उल्टी करने का प्रयास नहीं करोगे, मुख बंद कर रहे हो, अपचित खाद्य पदार्थ रोकने से नहीं रुकेगा। अंदर से आवाज आ रही है, हम आ रहे हैं, क्या हो जाओ, आप बोलोगे, पड़ोस में देख रहे बस में बैठे उल्टी आ सी को, कितना जोर लगा ले, रुके को नहीं बात तो आवेगी। फिर मुख बंद किया, एक जोर लाग सी आधो नाक आधो मुंह माल बाहर आ जाएगो, वो तलवा है। तो नाक बंद करोगे तो हीट वाली बात से कहां से आएगी? मुख के अंदर चेक करना, यहाँ एक झिल्ली दिखेगी जीभ के ऊपर आपको, वहां से वो वायु वाला मार्ग, ध्वनि तो वहीं से ही आएगी। नाक से ध्वनि आते हैं गूंज, तो वो वहीं से आएगी। टेम्परेचर नाक तो बंद कर दिया, बाहर कहां से आएगा? मुख से आएगा। इसलिए वो बोलता है जीभ उठा, बंद कर दिया। यहां से बंद कर दिया ना मुख, अब वो तापमान अंदर ही अंदर उस पैमाने के ऊपर पड़ रहा है, किस पे? थर्मामीटर पे। उसमें पड़ा पड़ा पारा पिघलेगा, पिघला और वो चढ़ना चालू करेगा, फिर पता चलता है बुखार कैसे, इसलिए रखा जाता है। इधर देखो, ये मैं डिनोट कर दूं, इसको क्या बोलेंगे? अम्लों का, कहां से कहां तक? ऐसे डाल देते हैं। अच्छा, चार कहां पे होगा? 7 से, यहां पे मैंने डाला मिड पॉइंट, ना अम्ल ना उदासीन, ये खट्टा, ये कड़वा, ये स्वादहीन। अब मैं इसको थोड़ा सा यूं डिवाइड करता हूं, ऐसे बांट देता हूं, ताकि मैं एक दो ऊपर नीचे लिख सकूं। क्या चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो H+। अब मैंने कभी एक लाइन बोली थी, याद करो, सांद्रता। इसी को कहते हैं ऊर्जा, इसी को कहते हैं शक्ति, इसी को बोलते हैं पावर। अब केमिस्ट्री के अंदर है ना, और मैथ के अंदर भी होता है। मैथ के अंदर लोग वाले आपने क्वेश्चन कभी पढ़े होंगे, जिसका कोई बैकग्राउंड अगर मैथ में रहा है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट किसी का, लोग वाले क्वेश्चन आते, log 1, log 2, log 10, ऐसे मान आते थे। केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, यानी चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, सांद्रता को एक सिंबल से दर्शाते हैं, ये लगाते हैं, इसे बड़ा ब्रैकेट, ये ऐसा लगा हुआ कहीं पे आता है ना, तो आप समझ जाओ वो सांद्रता की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। ऊर्जा या पावर तो कुछ में बड़ी होती है, इसलिए बड़ी कोष्टक से दर्शाया जाता है। ऐसा लगा हुआ आएगा तो वो सांद्रता है। जैसे मैं बोलूं ये हाइड्रोजन, ऊपर लिखा मैंने प्लस, तो ये क्या? आयन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब ये किसमें होता है? अम्लों में होता है, मतलब ये भाग अम्ल को बता रहा है, आपको सामने दिख रहा है जस्ट। थोड़ा सा इसको मेंटेन करके दिखाते, यूं देखो, ढंग से देखो, ये देखो इधर। अच्छा, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्साइड। बताया था OH नेगेटिव का नाम बताया था मैंने। क्षारकों में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड। अम्लों में कौन होता है? ये लिखी मैंने सांद्रता। जैसे कि ये देखो, अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, सब में क्या रहा देखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्षार लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम लिखवाए थे सब में क्या आ रहा देखो, अरे बताया भी था, अच्छे से पढ़ाया था कि हाइड्रोक्साइड आएगा तो क्या होगा, क्षार होगा। अब आप चेक करो, देखो ढंग से देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा बायां स्केल का बायां ही होगा, ये मेरा बायां, ये मेरा दायां। मैं बोलूंगा पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर पीएच मान, क्वेश्चन खत्म। नीचे लिखा हुआ घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। देखो पीएच स्केल में कहां जाना है, बाएं से दाएं, ये बायां ये दायां, बायां दायां सबको पता है ना, भूल जाओ तो याद रखना बीडी, बीडी को नहीं, बी और डी, बी से बायां डी से दायां, 360 डिग्री के एंगल पे कहीं भी घूम जाओ, जहां मर्जी रोटेट करो, बी डी बायां दायां, इधर घूम जाओगे बी डी बायां दायां, इधर घूम जाओ बायां दायां। पहली बात है इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए बायां दायां में। तो अब देखो आप जा रहे हो बाएं से, देखो पीएच मान यहां पे कितना है, फिर कितना हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर पीएच मान क्या है, उत्तर होगा बढ़ता है। अगर मैं यही बोलूं कि पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर अम्लता, तो उत्तर हो घटती है। कैसे, देखो यहां अम्लता इतनी है, इतनी है ना, ये देखो यहां चेक करो, इतनी से रह गई, इतनी से रह गई, थोड़ी सी है चिन्नी सी, तो क्या हुआ, बाएं से दाएं जा रहे हो तो अम्लता घट रही है कि नहीं घट रही, अम्लता घट रही है, पर पीएच मान, यही मैं क्षार के संबंध में बोलूं तो नीचे आओ थोड़ा सा, ये क्षार का एरिया ये बनाया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर पीएच मान वो तो बढ़ता ही है, पीएच मान क्या है, बढ़ता है, और क्षारकता बढ़ती है। मतलब पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर पीएच मान भी बढ़ता है और क्षारकता भी बढ़ती है, पर पीएच मान तो बढ़ता है, अम्लता घटती है। इसका निष्कर्ष ये निकला, मोटी मोटी बात ये, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, पीएच स्केल है ना वो क्षार के साथ कार्य करते हैं, पीएच मान बढ़ेगा क्षारकता बढ़ेगी। देखो क्षारकता यहां इतनी सी है, यहां देखो इतनी है, पीएच मान बढ़ेगा क्षारकता बढ़ेगी, सही बात है, पर पीएच मान तो बढ़ेगा पर अम्लता घटेगी। तो अम्ल पीएच स्केल के क्या करते हैं, विरुद्ध कार्य करती है। तो 4 क्वेश्चन है थ्योरी के, पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर अम्लता घटती है, क्षारकता, पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाने पर पीएच मान बढ़ता है, और दाएं से बाएं जाने पर पीएच मान, अब दाएं से बाएं बोल रहा है तो इधर जाओ, यहां कितना है, यहां कितना है, घटा के बेटा, ये बात समझ में आई। अब पढ़ते हैं पीएच मान किसका कितना है। देखो ये डायग्राम बनाओ थोड़ा सा, पहले मार्कर और कहां है, एक मार्कर और था ना, उठाना, कैसा है चलता है ये, सॉरी खुलिए, ये लगा तो नहीं लग रहा, बना लिया। अब लिखो कुछ पदार्थों के पीएच मान, सबके तो याद नहीं रखने, वैसे पीएच मान तो बहुत ज्यादा है, सारे आपको याद नहीं रहेंगे, पर एग्जाम के बेस पे जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। रफ कागज देना, रफ कागज देना, मेन है, आपको 10-12 याद रखनी, ठीक है, सारे आपको याद नहीं रखनी, 10-12 पीएच मान है मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बता देता हूं। वैसे पीएच मान तो बहुत है, कम से कम आप पढ़ोगे तो लगभग 250 पदार्थों के पीएच मान है, ठीक है, ए नहीं, हाँ होते हैं 250 मैंने कम बताए हैं, मतलब पीएच मान 0 से चलेगा ना, तो 0
0.1, फिर 0.2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1, फिर 1.1, फिर 1.2। अब इसमें 1.1 के बीच में 1.11, 1.1 के दो ऐसे होते हैं, बहुत होते हैं, पर आपको 10-12 पढ़ने मेन जो एग्जाम के बेस पे पूछ जाते हैं वो बता देता हूं। तो लिखो कुछ पदार्थों के पीएच मान, या घटकों के पीएच मान लिख लो। घटकों के पीएच मान, किस किस के पीएच मान कितना, देखो पीएच मान अपने 0 चलते 14 तक सारे के सारे कवर कर लेते। कौन कौन से, देखो सबसे पहले या मैं लिख देता हूं, चलो या लिखूंगा मैं पीएच मान इसके नीचे, या लिख दूंगा मैं घटक, कौन सा घटक है जिसका पीएच मान कितना है, ऐसे। तो 1 नंबर सबसे पहला पीएच मान है 0 से 1 के बीच। ऐसा लिखने के बजाय आप उल्टा लिखो, अच्छा याद रहेगा। और एक गुरुजी गलत करा दियो, है ना, ध्वनि से पता चल गया मुझे। या लिखो ताकि पहले पता होना चाहिए कौन सा घटक है। मैंने बोला 1 नंबर, है ना, तो 1 नंबर ही होता है वो, 1 नंबर, 1 नंबर वहां वही शुरू होता है। 1 नंबर में कौन है, खतरनाक अम्ल आएगा। बैटरी ना कहते आप, बैटरी का अम्ल बताया था मैंने आपको, याद करो, सल्फ्यूरिक अम्ल, याद आ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सूत्र तो मैंने बता ही दिया था आपको, ये पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं सूत्र नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि मैंने आपको अम्लों में पढ़ा दिया। ये अभी मैं नाम लिख रहा हूं खाली। याद करो, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो अम्लों का राजा, गंधक का अम्ल, बैटरी का अम्ल, बैटरी में भरते हैं। पीएच मान कितना रहेगा, 0 से 1 के बीच रहता है। जितना पीएच मान कम होगा ना, अम्लता उतनी ज्यादा होगी ना। चेक कर लो, भले स्केल में पढ़ाई थी अभी, देखो ऐसे पीएच मान तो इतना था 0, अम्लता देख लो इतनी है। पीएच मान है 14, अम्लता देखो। तो जितना पीएच मान कम है अम्लता उतनी, जितना पीएच मान ज्यादा है अम्लता उतनी। तो पीएच मान जितना कम होगा ना, वो उतना ही खतरनाक अम्ल होगा, शक्तिशाली अम्ल होगा, तेजाब होगा ये। हाँ, बैटरी के अंदर ये भरते हैं। कहते हैं बैटरी में अम्ल कौन सा है, कपीस अलग है भैया, दिप्या बड़ा 13,000 लगा है, बैटरी 1 नंबर अम्ल है। तो 1 नंबर देख लो, 1 ही नंबर पीएच मान 1 ही, ठीक है, 1 नंबर, 1 नंबर, वो यहां से 1 नंबर ये चालू हो जाता है। उसके बाद में 2 नंबर आ गया आपका पेट वाला, याद करो, वाह, जीवता रहो, जीवता रहो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान थोड़ा ज्यादा होता है, ये हो जाता है 1 पॉइंट। बाकी तेजाब, ये भी तेजाब, ये होता है एसिड, तेजाब जो फेंकते हैं वही होता है। पीएच मान कम है, जला देगा, एसिड है, तेजाब है। ये हमारे पेट से निकलता है, किससे निकलता है, जठर रस से। इससे, और जठर रस में भी यही होता है HCl। तो पेपर में ऐसे भी आ जाता है, जठर रस का पीएच मान कितना है, वो भी 1.2। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, पर जब निकलेगा आपको एसिडिटी हो जाएगी, तो फिर आपका जो अमश्य है उसका पीएच मान थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर पूछे अमश्य, जिसको आप पेट कहते हो, कहां होता है अमश्य, ये यहां पे, ये अमश्य, पेट उधर। अमश्य का पूछे थोड़ा सा ज्यादा होता है, कितना, 2.0 या 2 बोल सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, नींबू, नींबू खट्टा होता है ना, नींबू आप चबाओगे, मुंह में डालते हैं, आंखों में झंझनाहट पैदा होती है, खतरनाक खट्टा लगता है। नींबू का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4, लगभग आप मान सकते हो 3 के आसपास। अगर भूल जाओ, नींबू महंगे हैं, आप गर्मी में नींबू लेके जाते हो, नींबू लेने जाओगे रेडी पे, तो वो आपको बोलोगे कि आप कमरे पे रहते हैं, ऐसे होता है भैया 10 रुपया का नींबू दे यार, 10 का नींबू, 10 में वो 2-3 नींबू देता है कि 3 यहाँ से भैया महंगा होता है, ठीक है। 10 रुपए के नींबू लेके आओगे तो वो आपको 2-3 नींबू देगा, कहते आएंगे 10 रुपए महंगे बहुत है, 100 रुपए 150 रुपए किलो है, तो 10 रुपए में 2-3 नींबू रहते हैं, 2-3 नींबू देते हैं, मतलब नींबू का पीएच मान 2 और 3 के बीच रहता है, या 3-4 नींबू दे देगा, है ना। ज्यादा करोगे, धक्को करोगे कि एक और दे यार, ना कर, मैं 3 बंदा शिकंजी बना, वो छोटो से एक और दे देगो, तो 3-4 याद रखना कि 2-3-4 नींबू देता है वो, है ना। इसके बाद में शराब,
क्या खंगारो गण मरियो है लाके दूंगे अभी चैंपियन पढ़ लियो। आशीर्वाद फुल है मेरी तरफ हूं, आशीर्वाद तो मैं दूं था तो तगड़ो छना टापरे बहु थरे, ठीक है। इन ऊपर आशीर्वाद के उसी बता कहा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आशीर्वाद मैं दे दूं ना, दे पढ़ लियो, आशीर्वाद गाल दूंगा। शराब, शराब का पीएच मान बोलो ना तो देखो 2-4 पैग है ना, क्या भैया वो 2-3 पैग गड़बो पंजाबी गानों से नहीं वैसे याद करा दो, कौन सा था वो, लागे 3 पैग बल्ली है ना, वो तो कहते हैं ना कि 2-4 पैग लगने के बाद में तो पीएच मान भी 2.4 ही है। 2-4 पैग लगने के बाद में क्या होता है, माहौल अलग होता है, 3, 4, 5, 8, 9 तो 11 हो जाते भाई आते, बस भाई है 2-4 पैग लगाओ, ऐस करो 2.8, ठीक है ना। तो 2-4 पैग से याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना शराब का। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो आएगा टमाटर। हाँ टमाटर, टमाटर का पीएच मान लगभग चलता है 4 के आसपास, 4 से 4.5 कह सकते हो आप टमाटर का, 4.5 इसके बीच रहता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर और बढ़ेगी तो पीएच मान आएगा अम्लीय वर्षा का। वैसे नींबू का पीएच मान 2-3 बार एग्जाम में फिक्स, अब ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत बोलना कि सर मैंने किसी किताब में पढ़ा था नींबू का पीएच मान 2.6 था, मैंने लिख दिया है 2.4 से 3.4 के भी लगभग नेट 3 के आसपास रहता है नींबू का, ठीक है, इसका लगभग 3 के आसपास। और शराब का फिक्स मैंने बता ही दिया 2-4 पैक है ना, ऐसे याद रखो। तरीके देखो बहुत है, शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, बाकी तरीका बता रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट याद रखो, अगर आपकी एबिलिटी है तो आप सीधे याद रख सकते हो। अम्लीय वर्षा, अम्लीय बारिश जो आपने पूछा था, उसका पीएच मान होता है 5.5 से 5.6। अगर वर्षा जल का पीएच मान 7 से घटकर 5.5 या 5.6 हो जाए, उस समय होने वाली वर्षा फसलों के लिए खतरनाक होती है, घातक। और इसका मुख्य घटक है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पेपर में आता है अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण होता है। थोड़ा और बढ़ते हैं, यही आपके दांत होते हैं ना जो अबिना मतलब कई बार निकालते रहते हो, हल्के हल्के पीले पीले, बस वही संक्षारित, खराब, ये होते हैं कि मुझे देख के हंस रहा है उसमें फर्क होता है हाँ उसमें फर्क होता है, देख के हंसने का कई बार ये होता है वो देख देख के हंस रहा है कि वो जुगाड़ ठीक है नहीं आप कहते हो ना देख के हंस रहा, देख के हंसने का वो आपको देख हंस रहा है कि वो क्या आइटम है, ठीक है। तो वो यहां होता है, सफाई किया करो दांतों की, नहीं हंसेंगे देख के कोई, ठीक है। संक्षारित दांत पीएच मान होगा 5 से 5.5 5.6, मैंने 7 इसलिए लिखवाए हैं, अम्लीय वर्षा और संक्षारित दांतों का पीएच मान सेम ही होता है। कब होता है संक्षारित दांत, कैसे होते हैं, आप खाना खाने के बाद में ब्रश नहीं करते हो या सुबह ब्रश नहीं करते हो, सारी रात सो गए, मुख आपका बने, कई लोग होते कुल्ला भी नहीं करते, ठीक है ना, ये रोटी खाई 2 गुटका पानी लियो ऐसे करके लंबो हो जाए माचा पर, कई होते बढ़िया ऐसे गुल्ला करते, करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप कम से कम 6 घंटे 7 घंटे सोओगे, ठीक है। अगर सोओगे तो आपका मुख रहेगा बंद, मुख में एंजाइम निकलेगा, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम अगर निकलेगा तो वो पड़ा पड़ा जो दांतों में फंसे भोजन के टुकड़े हैं ना, वो अंदर ही दांतों में सड़ेंगे, वो धीरे धीरे सड़ना चालू होंगे। एक सीमा ऐसी आएगी, आप ब्रश नहीं करना अगर आपने बंद किया नहीं किया तो आपके दांत होने पीले, ये काम सेम फ्लोराइड पानी वाला ही होता है, ठीक है। तो वो पीएच मान इतना घट जाता है, इसलिए आपके दांतों में अम्लता बन जाती है, एसिड बन जाते हैं, तो आपके दांत खराब होने लग जाते हैं। और दांत साफ करने बहुत जरूरी है, बहुत बार कहते हैं दांत और आंख बॉडी में मेन चीज होती है, 2 दांत नहीं होगा, मानो उदाहरण बहुत पता, छोला खाना जी कर तो क्या करे, दांत बूढ़िया कई बार पड़ जाएगा दांत लगवासी तो वो सारा मुंह निकालते, मुंह लिपा पैसा खाली कर ले तो हवा नहीं आती ऐसे सीधी, ये खोला को नहीं आड़ो सुशुद्ध हो रही है, दांत है नहीं। अब रोटी कौन खाई जाए, क्या कैसी लिक्विड दो, लिक्विड तो दलियो खिचड़ी, अब बिग सामने छोला की सब्जी पड़ी रोटी पड़ी है, वो देख देख लाल बनाई काटे रखे, बिंग कौन खाई जाए,
तो इसलिए बहुत जरूरी है। और आंखें वैसे बहुत जरूरी है। कुछ गंदा देखोगे तो बोलो तक यार ऐसा, अच्छा देखोगे तो अच्छा लगेगा, रह ही नहीं तो दूसरा बोलेगा अच्छा है, तो फिर सोचोगे होना चाहिए था, मैं देख लेता। तो दो चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब आते हैं बात लार पे, जो अभी मैंने बताई है लार। ठीक है, लार होता है वो एक रस होता है, रस नहीं होता क्या, होता है प्राणी में लार, इसलिए इसको लाला रस कहते हैं। लार एक रस ही होता है प्राणियों, रस नहीं होता। लार का सेवन नहीं करते, फिर लाला रस। अब लार की बात करें, इसका पीएच मान है ना वो होगा 6.5 7.5 के बीच। अब आपको सर ये क्या बात हुई, लार तो अम्लीय भी है, लार तो क्षारीय है, बिल्कुल। खाना खाने से पहले हमारी लार अम्लीय होती है, खाना खाने के बाद क्षारीय होती है, क्योंकि पित्तरस मिल जाता है। तो पेपर में है ना, खाना खाने से पहले मुख का पीएच मान तो अम्लीय, खाना खाने के बाद मुख का पीएच मान तो ये देखो क्षारीय। तो लार अम्लीय और क्षारीय दोनों के बीच रहती है, इसी के बीच दूध आ जाता है। चलो यहां तक देखो, इसको रफ कर दूं, सबने नोट कर लिया ना, यहां तक रफ कर देता हूं, बाकी आप लिखते रहना। यहां ध्यान दो, ये आप ऊपर लिख देना 10 11 नंबर ऐसे, ठीक है, जगह की थोड़ी क्या है शॉर्टेज है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। इसके बाद आ गया दूध। अच्छा दही का भी पीएच मान 3 के आसपास होता, ठीक है, दही का भी याद रखना। दूध का पीएच मान होता है लगभग 6.8 या 6.9। दूध हल्का सा अम्लीय होता है। अब आप कहोगे अम्लीय नहीं होता, बिल्कुल होता, दूध में अम्ल होता है ना, लैक्टिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। दूध के संपर्क में थोड़ा सा भी अगर टमाटर का संपर्क में आ गया है ना, थोड़ा सा फट जाएगा वो। आप फ्रिज के अंदर दूध वगैरह रखते हो, उसको ढक के मत छोड़ना, नींबू ककड़ी भी छोड़ देना आप, ककड़ी फट जाएगा, इसका मतलब दूध अम्लीय है। तो अम्ल कौन सा दूध में, लैक्टिक अम्ल है ना, तो दूध में है ना अम्ल है, वो आप बोलोगे लैक्टिक अम्ल, तो वो अम्ल लिख लेना कोष्टक में, दूध में कौन सा अम्ल है। ये होता है कि इसमें वैसे नहीं करना, दूध में होता है, दूध में शर्करा है लैक्टोज, वो दही में जाकर बनती है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। पूरा लिखो तो आप ऐसे लिख लेना, इसके अंदर शर्करा है, कौन सी, लैक्टोज शर्करा है, उससे बन जाता है यहां पर लैक्टिक अम्ल, वो दही छाछ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 3 3.5 के बीच। इसके बाद आ गया, अब आते हैं शुद्ध जल, आसुत जल या फिर वर्षा जल। शुद्ध जल बोलो, आसुत जल बोलो, वर्षा जल बोलो, उसका पीएच मान नेट 7 होता है, नेट। शुद्ध जल होता है उदासीन, शुद्ध जल के अंदर करंट नहीं आता, पानी के अंदर करंट आता है ना, है आप कुछ नहीं, खारे वाले में तो आता है समुद्र, हाँ अर वाला भी शुद्ध होता नहीं है वैसे। वर्षा जल, अगर वर्षा जल के अंदर है ना सल्फर डाइऑक्साइड के अम्लीय घटक ना मिले तो वो पानी जो होगा ना वो फिक्स है, शुद्ध होगा। अब आप कहोगे कि वर्षा जल में तो अम्लीय वर्षा होती है, वो सल्फर मिलने के बाद है। सामान्य है, शुद्ध जल बोलोगे ना वर्षा जल है, चेक करना चाहो देखने के लिए डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है उसके पास एक बोतल होती है छोटी सी, 15-17 पैसे की आती है, वो उसको यूं करके पैसे ब्रेक करता है, तोड़ता है इसे, फिर इंजेक्शन बढ़ रहा है। वो 15-20 पैसे के डॉक्टर के घर पे पानी होता है, मिलाता है ना लिक्विड, सीधी दवाई है, वो आपकी नसों के अंदर चलेगी नहीं, कई बार गाढ़ी होती है, पतला करना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड अगर ज्यादा पतला होगा ना, तनु होगा, तो वो आसानी से आपकी नसों में से बह जाएगा आराम से। अब वो बोतल आप डॉक्टर से कभी भी ले लेना, एक छोटा सा बॉक्स आता है इसे, एक डिब्बा होता है ऐसा, एक डिब्बा होता है छोटा सा इतना बड़ा, इसमें से ऐसे रखी होती है, इसमें नोटिस किया होगा ऐसे रखी होती है। आप उसको बोलना कि एक बोतल देना यार, दे देगा, वो मना नहीं करेगा। उसको आप तोड़ के मुंह में डालना, आपको पता नहीं चलेगा आपके मुख में डाला क्या है, ना तो खट्टा मिलेगा, ना मीठा मिलेगा, ना कड़वा लगेगा, ना ही नमकीन लगेगा, कोई स्वाद ही नहीं आएगा, आपको इतना लगेगा मुख में पानी सा कुछ है। वो होता है ये शुद्ध जल, क्योंकि आप बाहर वाला जो पानी दे रहे हो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, इंजेक्शन में डॉक्टर वो काम में नहीं लेता है, वो बात अलग है। पिछले जगह में कई बार आते हैं डॉक्टर, पानी मंगा ले, लोटो ले पानी को भर के, फिर वो टिको को लगा भी वो साफ करे भी नहीं,
ये फेंक देता है इसे बाहर, तो वो शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान नेट 7 होता है। बाकी वर्षा जल का पीएच मान भी 7 ही होता है अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ना मिला तो। अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। भारी जल में फर्क है। शुद्ध जल का सूत्र ये होता है, भारी जल हाइड्रोजन बताई थी, सबसे भारी हाइड्रोजन कौन है बताया था ना, पीडीटी समस्थानिक पढ़ाए थे। प्रोटियम हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम हाइड्रोजन, ट्राइटियम। हल्की हाइड्रोजन बताई थी प्रोटियम, भारी बताई थी ड्यूटीरियम। जल का सूत्र है H2O। हाइड्रोजन 3 प्रकार की है, भारी कौन सी है D, तो यहां लगा दो D, ये बन गया D2O भारी जल। अंतर बिल्कुल है, इसका आणविक द्रव्यमान 18 यूनिट है, इसका 20 है। ये फर्क है, वजन में फर्क है। कैसे आता है, द्रव्यमान भी सिखाए थे, हाइड्रोजन का 1 है, 2 का 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 पे आती है तो द्रव्यमान हो गया 16। शुद्ध जल का कितना हुआ देखो, 18 यूनिट है। ड्यूटीरियम 2 नंबर पे आती है, 1 ड्यूटीरियम का 2 तो 2 का हो गया 4, ऑक्सीजन 8 पे आते हैं 16, 16 और 4 फर्क है ना, क्यों फर्क नहीं है। हाँ कड़वा, उसमें कैल्शियम सोडियम के घटक और होते हैं, यहाँ वो सही बोल रहा है, ये कड़वा है ना पानी, वहां पे कैल्शियम सोडियम हाइड्रोजन घटक भी है। थोड़ा सा और ऊपर पढ़ते हैं, थोड़ा और ऊपर आते हैं। आंसू नैना रे तू ही कांड करवाए, है ना, होता है ना। तरीका बता रहा हूं याद करने प्राणियों, जो आंसू का होता है वही खून का होता है। कितना, रक्त का पीएच मान कितना है 7 पॉइंट, यही आंसू का है। जब कोई आदमी मान लो रोएगा, है ना, या किसी आदमी को खून आ रहा है, चोट लगी उसके ब्लड आ रहा है, कोई रोने लग गया तो आंसू आएंगे, तो जो ब्लड का है वही आंसू का है, ऐसे याद रख लेना। 7.4 तरीके बहुत, आप कुछ भी अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो, पर आपको याद रहना चाहिए, बस वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब इसमें बार बार ट्रिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मान है, आगे पीछे हो जाते हैं, है ना, कोई 2.4 है, कोई 7 पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं आपको याद करवाने की। 7.4 इसका है, 7.8 इसका है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब आप भूल जाओ तो वैसे याद रखना, जल का पीएच मान कितना है 7, बताया था 7 समुद्र पीछे, है ना, तेरे पीछे पीछे आ गई, नहीं आई तो वो रोएगा, रोएगा तो आंसू आएगा, पीएच मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा 7 से, है ना, नहीं आई तो रोएगा, कई देर लच करेगा, बाद में भिसो भिसो तो 7 से 7.4 हो जाएगा, तो फिर ऐसे मारा थोड़ा सा बढ़ गया। और ये सेम टू सेम नमक का भी है, यहां ऊपर लिख लेना, यहां एक और लेना, नमक का भी यही रहता है। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब इसके बाद बात करते हैं अपने, हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, पेट में जब एसिडिटी हो जाएगी तो बाहर से क्या लेंगे, पेट दर्द की गोलियां, इनो वगैरह लेंगे, एसिडिटी होगी तो वो यही होता है। इसका पीएच मान होता है 10, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ोगे थोड़ा और बढ़ जाता है तो आ जाएगा नहाने की साबुन, कौन से वाली होती है, निरमा, खत्म हो रहा, लक्ष्य भी हवे, मैं नाम पूछे निरमा, थान तो इकट्ठा करके नहीं मैं और की दूंगा, बुरछू दो दे रगड़ रगड़ के, पुराना बुरछू है नहीं, सुनो सड़ो साधन सुनो, भी ले मुंदा कर दो ले नहीं, या बढ़िया निरमा, 70 पूछ रहा हूं, पेपर में निरमा नाम आई गई। अच्छा बताया, कास्टिक पोटास केवच होती है निरमा, गंडक से। इसके बाद कास्टिक बताया था, सोडियम आएगा तो सोडा बोलोगे, पोटेशियम आएगा तो पोटास बोलोगे, अब कह लो कास्टिक सोडा, और उसका पीएच मान अगर बोलो वो है नेट 14, कौन से वाला, NaOH। 2 पीएच मान बताए मैंने आपको, सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, पीएच मान कितना था, और सबसे शक्तिशाली क्षार कौन सा है, सोडियम हाइड्रो, कितना है, तो एक तगड़ा अम्ल भी है और तगड़ा खतरनाक क्षार पूछे तो ये नहाने की साबुन नहीं, कपड़े धोने की साबुन, और खतरनाक अम्ल पूछे तो तेजाब, ये पीएच मान है इन दोनों के। हाँ तो क्षारीय लवण,
कैसे बनता है बता देता हूं, बाकी आपके लेवल पे आएंगे नहीं, फिर बता दो। देखो मैंने क्या कहा था, एक लाइन देखो, भूल जाओ कभी, पहले उतारो फिर तरीका बताता हूं। याद करने का तरीका यह है, मैंने एक लाइन बोली थी, अगर आपने शब्दों को ढंग से इनको ऑब्जर्व किया है तो मैंने बोला अम्ल और क्षार दोनों मिलकर अपने अपने गुण खो देते हैं, तब उदासीन होते हैं। अब अम्ल भी दो प्रकार के, प्रबल दुर्बल, क्षार भी दो प्रकार के, प्रबल दुर्बल। अब मैं बोलूं कि प्रबल तो अम्ल है या दुर्बल क्षार है, उन दोनों को मिला रहे हो, दोनों में खतरनाक कौन है पहले बताओ? अम्ल है कि क्षार? प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो क्षार का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा, अम्ल का रहेगा, तो अम्लीय लवण। मैं कहूं दुर्बल ही अम्ल है या दुर्बल ही क्षार है, दोनों बराबर है, कमजोर कमजोर, उदासीन लवण। मैं कहूं प्रबल ही अम्ल है, प्रबल ही क्षार है, दोनों ही खतरनाक है, तो भी उदासीन। यार मैं कहूं दुर्बल अम्ल है यार प्रबल क्षार है, तो खतरनाक कौन है? क्षार। अब लवण बनेगा क्षारीय, जो खतरनाक होगा प्रभाव भी उसका देखने को मिलेगा, ऐसे लवण बन जाते हैं प्रबल दुर्बल और क्षारीय। आपके लेवल पे आएंगे, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं आपको। 7 से ऊपर 7.6, 7 से 8 के बीच रहता समुद्री जल, खारा पानी होता है, कड़वापन नमक होता है उसमें, बढ़ जाता है 7 से 8 के बीच रहेगा। ये कुछ पीएच मान आप याद रख लेना इनको, ठीक है? ये आपका टॉपिक था अम्ल क्षार लवण, है ना, खत्म। चलो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लो, रोक दो इसको, नया टॉपिक। गुर्दा किडनी एक ही बात होती है, बता रहा हूँ।